बहुत बहुत स्वागत है आपका इकोनॉमिक्स हिंदी विद मैथ में। तो हम जो चैप्टर कर रहे थे यहाँ पर राष्ट्रीय आय और इसके संबंधित समग्र वाला चैप्टर कर रहे थे। तो यहाँ तक अभी तक हमने यहाँ पे कंप्लीट कर लिया था, मध्यवर्ती वस्तु तक हमने कंप्लीट कर लिया था। यानी हमने 2 पार्ट मैंने इसके बना दिए, अगर आपने नहीं देखे तो देख लेना। तो आज हम इस वीडियो के अंदर जो कवर करेंगे यहाँ पर जो कुछ बेसिक टर्म है, बेसिक शब्द है, जिनकी परिभाषाएं और जिनकी जो है आपको मतलब पता होनी चाहिए। अगर आपको इनके मतलब पता नहीं होंगे तो आप राष्ट्रीय आय की गणना नहीं कर सकते, क्योंकि क्वेश्चन जो है अगर आपको इनकी वैल्यू दे रखी होती है और फिर हमें उसकी गणना करनी होती है, यानी उसे निकालना होता है। अगर आपको यही पता नहीं होगा तो आप नहीं निकाल पाएंगे। तो देखिए यहाँ पर हम कहाँ तक करेंगे। सबसे पहले मूल्य ह्रास रह गया था हमारा, मूल्य ह्रास। उसके बाद हम नेक्स्ट यहाँ पर करेंगे निवेश। निवेश के प्रकार देखेंगे, सकल निवेश और निवेश, और यहाँ पर निवल निवेश, ये सारी चीज़ें देखेंगे। उसके बाद हम नेक्स्ट देखेंगे स्टॉक के बारे में। उसके बाद प्रवाह क्या होता है, आय के चक्रीय प्रवाह भी देखेंगे। फिर हम समझेंगे यहाँ पर वास्तविक प्रवाह क्या होता है, मौद्रिक प्रवाह क्या होता है, आर्थिक सीमा क्या होती है, आर्थिक सीमा का क्षेत्र क्या होता है। ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पर नेक्स्ट है जो है सामान्य निवासी क्या होता है, और उत्पादन का मूल्य क्या होता है, और साधन आय क्या होती है। तो इतनी काफ़ी सारी चीज़ें हैं, ये हम सारी कवर करने वाले हैं सिर्फ एक वीडियो के अंदर। तो मेरा जो है ये एक रिवीजन सीरीज वीडियो है, जो कि अगर आपको डिटेल में देखना है तो आपको जो है चैप्टर वाइज पूरा कंप्लीटली जो है सिलेबस करा रखा है। आप जाके देख सकते हैं, प्लेलिस्ट मिल जाएगी आपको चैनल पर, तो वहाँ से देख सकते हैं। ठीक है। उसके बाद अगर आपको नहीं मिलता है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पर आपको सारे लिंक मिल जाएंगे, वहाँ से आप क्लिक करके डायरेक्ट वीडियो देख सकते हैं। ठीक है। उसके बाद यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो यहाँ पर। और दोस्तों यहाँ अगर आप पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले, ताकि आपको इस वीडियो जो है यहाँ पर वीडियो हमेशा मिलती रहे। ठीक है। तो सबसे पहले मूल्य ह्रास की बात करते हैं। मूल्य ह्रास में यहाँ पर क्या बात की गई है। मूल्य ह्रास में यहाँ पर कहता है कि यहाँ पर जो है मूल्य ह्रास होता क्या है। देखिए मूल्य ह्रास, तो सबसे पहले हम शब्द के माध्यम से समझते हैं मूल्य ह्रास होता क्या है। तो चलिए मैं आपको इसको इजी वे में समझाता हूँ कि मूल्य ह्रास क्या होता है। ठीक है। बात करते हैं मूल्य ह्रास की। अब मूल्य ह्रास को समझने के लिए मान लीजिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हम आते हैं। यहाँ पर जो है यहाँ पर हमारे पास एक फैक्ट्री है, ये मान लीजिए एक फैक्ट्री है। क्या है ये, एक फैक्ट्री है। अब ये फैक्ट्री में क्या होता है, यहाँ पर समझिए, ये फैक्ट्री है और यहाँ पर जो है मशीनें लगी हुई हैं। क्या लगी हैं, मशीनें। यहाँ पर मशीनें हैं, काफ़ी सारी मशीनें हैं। ठीक है। तो मान लीजिए ये यहाँ पर जो है मशीन है, इस तरह से एक मशीनें हैं। ठीक है। क्या होगा, यहाँ पर काफ़ी सारी मशीनें लगी हुई हैं। तो यहाँ पर जो इस फैक्ट्री का मालिक है, यहाँ पर क्या है, ये मालिक है। ये इस मालिक ने क्या किया है, यहाँ पर लगाया फैक्ट्री, यहाँ पर फैक्ट्री लगाई है और फैक्ट्री में यहाँ पर जो है मशीनें लगा रखी हैं। अब क्या होता है, काफ़ी समय बीत जाता है। समय बीतने के बाद इसमें क्या हुआ कि यहाँ पर जब समय बीत जाता है तो यहाँ पर क्या होगा, अगर इसने, ये जो मालिक है इस फैक्ट्री का, तो इसने जो है यहाँ पर ये मान लीजिए यहाँ पर 1 लाख रुपए की यहाँ पर ख़रीदी थी। ठीक है। 1 लाख रुपए में यहाँ पर इसने जो है मशीन को ख़रीदा था। लेकिन यहाँ पर 2 साल के बाद इस मशीन की वैल्यू क्या रह गई, यहाँ पर जो है कम हो जाती है। यहाँ पर सिर्फ 1.5 लाख रुपए मशीन की वैल्यू रह जाती है। 1,50,000 इसकी वैल्यू रह जाती है, मतलब इसकी वैल्यू 50,000 कम हो जाती है। तो यहाँ पर क्या हुआ है, 50,000 कम हो गया। यहाँ पर क्या है, फैक्ट्री में मालिक है ये, यहाँ पर जो है ख़रीद के लाया मशीन को लगाया, जिसकी कीमत थी यहाँ पर जो है 2 लाख रुपए कीमत थी। ठीक है। 2 लाख रुपए कीमत है इस मशीन की। और इस मशीन को लगाने के बाद यहाँ पर जो इसने 2 साल जब यूज कर लिया तो यूज करने के बाद उसकी जो कीमत रह गई 1,50,000 रुपये बची है। मतलब कहने का मतलब क्या है, यहाँ पर 50,000 जो है इसकी वैल्यू कम हो गई है। अब वो कम हो गई, जो वैल्यू कम हुई है ना, इसी को हम मूल्य ह्रास कहते हैं। ठीक है। क्या कहते हैं, इसी को हम मूल्य ह्रास कहते हैं। तो आई होप यहाँ पर मूल्य ह्रास समझ में आ गया आपको। चलिए अब देखते हैं, यहाँ पर मूल्य ह्रास तो आपको समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पर देखते हैं क्या है कि यहाँ पर ये कह रहा है सामान्य टूट फूट के। अब हम इसको परिभाषा के द्वारा समझते हैं, परिभाषा में क्या बोल रखा है इसने। कह रहा है कि सामान्य टूट फूट, ठीक है, या अप्रचलन के कारण, यानी परिसंपत्ति के मूल्य में गिरावट को मूल्य ह्रास या अचल पूंजी उपभोग कहते हैं। क्या कह रहा है
कि यहाँ पर इसने कहा कि सामान्य टूट फूट या अप्रचलन के कारण जो है अचल परिसंपत्ति के मूल्य में गिरावट जो आती है, अचल मूल्य संपत्ति में जो गिरावट आती है उसे हम मूल्यह्रास कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपको समझा दूँ इस परिभाषा को, अभी मैंने जो बताया है वही चीज़ लिखी हुई है। मूल्यह्रास स्थायी, यानी जो मूल्यह्रास होता है स्थायी पूंजी के लिए मूल्य को उसकी अनुमानित आयु यानी वर्षों से भाग करके ज्ञात किया जा सकता है। तो यहाँ पर जो चीज़ मैंने बताई वही चीज़ लिखी हुई है। क्या है कि सबसे पहले सामान्य टूट फूट, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि यहाँ पर जो है, यहाँ पर मशीन है ये, अब यहाँ पर मशीन खरीदी है, लगाई है, तो यहाँ पर क्या होगा, ये 2 साल हो गए हैं, 2 साल के अंदर इस मशीन के अंदर क्या होगा, टूट फूट आएगी। टूट फूट मतलब कि मशीन टूटेगी फूटेगी, कुछ तो खराबी आएगी, इसके नट बोल्ट ढीले हो जाएंगे, खो जाएंगे, तो उससे क्या होगा, उसमें यहाँ टूट फूट के कारण इसकी कीमत गिरने लगेगी। तो यहाँ पर ये कारण ये हो गया, तो यहाँ पर ये इसलिए गिर रही है। उसके बाद हम यहाँ पर चलते हैं, यहाँ पर उसके बाद क्या हुआ, कह रहा है कि अप्रचलन के कारण, अप्रचलन मतलब कि मान लीजिए ये मशीन जो है इसकी जगह यहाँ पर ये जो यूज हो रही थी, अब ये 2 साल के बाद यहाँ पर कोई नई मशीन आ जाए जो कि इस मशीन से ज़्यादा बेहतर काम करती है, तो यहाँ पर क्या होगा कि लोग इस मशीन को ख़रीदने की बजाय एक नई मशीन को ख़रीदना ज़्यादा अच्छा समझेंगे और उस मशीन को ख़रीदेंगे। तो इससे क्या होगा कि इस मशीन को ख़रीदना लोग बंद कर देंगे, दूसरी मशीन को लोग ख़रीदेंगे, जिससे क्या होगा, इसकी वैल्यू गिर जाएगी और इसकी कीमत जो है गिर जाएगी। तो यहाँ पर ये चीज़ हो गई। अब यहाँ पर यह देखते हैं अब क्या कहता है परिभाषा में और क्या चीज़ें हैं। परिभाषा में और चीज़ें हैं कि उसके बाद परिसंपत्ति के मूल्य में जो ये एक तरह से क्या है, एक तरह से ये परिसंपत्ति है स्थिर, क्योंकि यहाँ पर ये एक बार इन्वेस्टमेंट की है, बार बार खरीदने की आवश्यकता नहीं होती है, इसीलिए इसे इन्वेस्टमेंट कहा गया। मतलब एक बार परिसंपत्ति के रूप में ये यानी मानी जाएगी, जो परिसंपत्ति के रूप में कहा जाएगा इसको, ये परिसंपत्ति है और एक बार इसका यूज किया गया है। ठीक है, तो इतनी चीज़ हो गई हमारी। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं नेक्स्ट है हमारा कि इसकी वजह से देखिए, अप्रचलन की वजह से और परिसंपत्ति के मूल्य में जब गिरावट आ जाती है, या यहाँ पर क्या होता है, इसका उपभोग कहते हैं, यानी क्या होता है, पूंजी का उपभोग कहते हैं। तो यहाँ पे कह लो अचल पूंजी का उपभोग कहते हैं। ठीक है, तो अचल पूंजी का उपभोग गया। उसके बाद मूल्यह्रास क्या होता है कि स्थायी पूंजी संपत्ति में उसकी अनुमानित वर्षों में, तो यहाँ पर मैंने क्या कहा कि यहाँ पर अनुमानित वर्ष है कि इसने अनुमान लगाया था, क्या लगाया था कि ये यहाँ पर 2 साल चलेगी, तो 2 साल चल गई और अनुमानित वर्ष में कितनी वैल्यू गिर जाएगी इसने पहले ही अनुमान लगा लिया था इस व्यक्ति ने। तो इस तरह से जो है इसकी वैल्यू में आपको बस याद रखना है कि किसी वस्तु के मूल्य में गिरावट आना, किसी वस्तु के मूल्य में गिरावट आना क्या होता है, मूल्यह्रास होता है। वह समय के संदर्भ में हो सकता है, प्रचलन के संदर्भ में हो सकता है। ठीक है, या फिर और कोई कारण हो सकता है, जैसे कि बाढ़, सूखा या फिर ऐसे और अन्य कारण भी हो सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर समय और अप्रचलन होता है। ठीक है, लोग यूज करना बंद कर देते हैं क्योंकि नई चीज़ें आ जाती हैं। अब आते हैं हम नेक्स्ट, यहाँ पर निवेश की बात करते हैं। निवेश में क्या है, एक निश्चित समय में, यानी एक निश्चित समय में यहाँ पर क्या है, वस्तु के स्टॉक में वृद्धि, किसमें, स्टॉक में वृद्धि निवेश कहलाता है। अब निवेश की परिभाषा अगर पूछे तो आप क्या कह सकते हैं, एक निश्चित समय में, कि आपके पास एक निश्चित समय होना चाहिए और उस समय के अंदर आपको क्या करना है, एक निश्चित समय के अंदर यहाँ पर वस्तु के स्टॉक में वृद्धि होनी चाहिए। अब मैं इसी के माध्यम से आपको निवेश समझाता हूँ। यहाँ पर क्या है, इसी के माध्यम से निवेश को हम समझते हैं। निवेश की बात करें तो निवेश में क्या होगा कि अभी अगर मैं निवेश की बात करूं, यहाँ पर निवेश का मतलब है जैसे कि यहाँ पर ये मशीन, एक मशीन थी, कितनी मशीन है, एक मशीन। अब इस व्यक्ति ने यहाँ पर क्या किया है, 2 मशीनों को लगाया, 2 मशीन लगा दी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, एक मशीन और बढ़ गई, पहले एक थी, उसके बाद एक और लेके आए, फिर क्या होगी, 2 मशीनें हो गई। अब 2 मशीनें हो गई हैं, तो इसने क्या किया, इस व्यक्ति ने इसने क्या किया कि एक मशीन को और लगा दिया। ठीक है, मशीनों की संख्या को बढ़ा दिया। तो इससे क्या हुआ कि इसकी परिसंपत्ति थी, पहले क्या है, एक परिसंपत्ति थी, यानी एक मशीन थी इसके पास, तो इसकी परिसंपत्ति एक मशीन है। ठीक है, लेकिन जब इसने मशीन को लगाया, दूसरी मशीन लेके आया, तो इसके पास 2 मशीनें हो गई हैं। ठीक है, इस आदमी के पास 2 मशीनें अब आ गई हैं।
तो जब 2 मशीनें आ गई तो इसने कहा परिसंपत्ति में वृद्धि हो गई, 1 से 2 मशीनें हो गई, ठीक है। यहाँ पर परिसंपत्ति में वृद्धि हो गई देखिए, और एक निश्चित समय में बढ़ाया है इसको, परिसंपत्ति में वृद्धि हो गई है। क्या हुआ है, परिसंपत्ति के अंदर इसमें वृद्धि हुई है, ठीक है, परिसंपत्ति में वृद्धि हो गई है। तो उसके बाद उसके क्या है, और समय के निश्चित, मान लीजिए इसने 1 साल तक 2 साल तक यूज किया, उसके बाद जब ये कम काम कर रही है तो एक और मशीन लेके आए, फिर इस तरह से मशीनों की संख्या बढ़ाते जाएंगे। तो वो जितना हमने बढ़ाया, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर 2 लाख की मशीन थी, 2 लाख की और लगाया, तो 2 लाख जो एक्स्ट्रा लगाए हैं मशीन को खरीदने के लिए, दूसरी मशीन लाने के लिए, वो इसका निवेश है, ठीक है, वो क्या है, निवेश है। तो यानी यहाँ पर 2 लाख रुपए ये तो लगा रखे थे पहले से, अब यहाँ पर क्या है, 2 लाख रुपए जो है एक्स्ट्रा लगा दिए। यहाँ पर 2 लाख रुपए एक्स्ट्रा लगाए हैं दूसरी मशीन लाने के लिए, तो ये जो क्या है, ये निवेश है, ठीक है, निवेश, ये क्या कहलाएगा, निवेश कहलाएगा। उसके बाद यहाँ पर आगे आ जाते हैं, निवेश की बात कर रहे थे हम। यहाँ पर कहते हैं, इससे कहता है पूंजी निर्माण या विनियोग भी कहते हैं। अब इसको क्या कहते हैं, पूंजी निर्माण या विनियोग भी कहा जाता है। विनियोग हम कह सकते हैं, पूंजी निर्माण कह सकते हैं, और निवेश कह सकते हैं। तो आई होप आपको समझ आएगा। सिंपल सी भाषा में निवेश का मतलब है कि स्थिर परिसंपत्ति में निश्चित समय में जो है हम वृद्धि कर दें तो उसे निवेश कहते हैं। मतलब जैसे कि हमने एक मशीन लगा रखी है तो हम दूसरी मशीन और लगा देंगे, ठीक है, हमारे पास 2 मशीनें हो जाएंगी, तो जो अतिरिक्त हमने मशीन लगाई है वो हमारा निवेश है, ठीक है। तो ये हमारा निवेश हो गया। अब आता है निवेश के प्रकार। अब कितने प्रकार का निवेश होता है? निवेश होता है भाई, यहाँ पर देखिए, सकल निवेश होता है और निवल निवेश होता है। सकल का मतलब हो गया पूरा का पूरा निवेश, सकल का मतलब होता है यहाँ पर कुल निवेश, ठीक है। सकल का मतलब क्या होता है, यहाँ पर कुल निवेश, कुल निवेश से है, ठीक है। नेक्स्ट है निवल निवेश का मतलब होता है निवल, यहाँ पर शुद्ध निवेश, शुद्ध निवेश है, ठीक है। यहाँ पर सकल निवेश मतलब पूरा का पूरा सारा, ठीक है, और शुद्ध निवल निवेश का मतलब होता है कि निवल है मतलब शुद्ध है, शुद्ध निवेश। अब ये शुद्ध कैसे निकलेगा, कुल कैसे होगा, वो हम आगे मैं आपको बताता हूँ कैसे होगा। नेक्स्ट है, यहाँ पर हम इसको पढ़ लेते हैं, सकल निवेश। यहाँ पर क्या लिखा है, एक निश्चित समय अवधि में, एक निश्चित समय अवधि में पूंजीगत वस्तुओं के स्टॉक में वृद्धि यानी कुल वृद्धि सकल निवेश कहलाती है। तो यहाँ पर यही कह रहे हैं कि यहाँ पर जो है एक निश्चित समय में जो हमने मशीन ली है, उस मशीन के अंदर जो है नई मशीन लाई, जितना भी एक, जैसे 2 साल के बाद जो है हमने क्या किया है, यहाँ पर मशीन लगाई, दूसरी मशीन लगाने में 2 लाख रुपए लग गए। उसके बाद क्या हुआ, ये जो पैसे हमने लगाए हैं ये हमारा निवेश है, और यहाँ पर एक निश्चित समय में ये जो जितना भी हमें पैसा लगा है, जितना भी खर्च हुआ है, वो सारा हमारा ये मशीन खरीदने में हुआ, तो ये पूरा का पूरा निवेश हो जाएगा, यानी कुछ भी नहीं रहेगा, सब का सब आ जाएगा, पूरा का पूरा आएगा। लेकिन और यहाँ पर कह रहा है एक निश्चित समय अवधि होनी चाहिए और पूंजीगत वस्तु के स्टॉक में वृद्धि होनी चाहिए। मतलब 1 से 2 मशीनें हो गई हैं और एक निश्चित समय में यानी 2 साल के बाद हो गई हैं, ठीक है। तो आई होप यहाँ पर ये क्लियर हो गया। उसके बाद हम देखते हैं, आगे देखते हैं, यहाँ पर क्या है, एक निश्चित समय अवधि होनी चाहिए, उसके बाद वस्तु, यहाँ पर स्टॉक में वृद्धि होनी चाहिए, कुल वृद्धि सकल निवेश कहलाती है, ठीक है। इसमें क्या होता है, मूल्यह्रास शामिल होता है, यानी मूल्यह्रास शामिल होगा। मतलब कि यहाँ पर मान लीजिए, यहाँ पर जो ये मशीन लगा रखी है, यहाँ पर नई मशीन लगाई है, तो यहाँ पर नई मशीन को मेंटेन करने में है, मतलब जो है उसमें जो भी खर्चा आएगा, ख़राब होगी, वो सारे खर्चे सब इसमें जुड़ेंगे, ठीक है। तो लास्ट में ये मान लीजिए यहाँ पर ये 2,20,000 हो जाता है, तो यहाँ पर ये 2,20,000 निवेश कहलाएगा। 20,000 भी जुड़ेगा क्योंकि वो कहाँ लगा है, वो मशीन को बनवाने में लगा है, तो यहाँ पर वो भी जुड़ेगा। तो यानी सब कुछ जुड़ेगा तब उसे कुल निवेश कहेंगे, ठीक है। सारी की चीज़ें जुड़ेंगी तो कुल निवेश कहलाएगा। उसके बाद आता है हमारा शुद्ध निवेश यानी निवल निवेश। तो यहाँ पर निवल क्या होता है, एक अर्थव्यवस्था में एक निश्चित समय अवधि में, यानी एक अर्थव्यवस्था की एक निश्चित समय अवधि होनी चाहिए, उसमें ज़रा पूंजीगत यानी पूंजीगत वस्तु के स्टॉक में वृद्धि, शुद्ध वृद्धि निवल निवेश कहलाती है। कि यहाँ पर कह रहा है पूंजीगत स्टॉक में वृद्धि, सेम परिभाषा है ऊपर वाली, और लेकिन यहाँ पर पूंजीगत शुद्ध वृद्धि होनी चाहिए। कैसी, इसमें भी वृद्धि हो रही है, इसमें कुल वृद्धि है, इसमें शुद्ध वृद्धि है,
तो जब शुद्ध वृद्धि होगी किस में होगी, पूंजीगत वस्तु के स्टॉक में, ठीक है। तो यहाँ पर ये कहलाएगा हमारा शुद्ध निवेश, और इसमें मूल्यह्रास शामिल नहीं होता है। तो शुद्ध बनाना है तो मूल्यह्रास को हटा दिया जाएगा, यानी मूल्यह्रास जो मैंने अभी बताया, डेप्रीशिएशन जितनी टूट फूट होगी, जितना हमारा फालतू खर्च लगेगा, डेप्रीशिएशन जितना होगा, ठीक है, डेप्रीशिएशन जितना होगा उसको जब हम हटा देंगे, जैसे उसको हटा देंगे, जैसे कि अभी मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल बताया, यहाँ पर 50,000 का डेप्रीशिएशन हुआ था, जैसे कि 2 लाख की इसने मशीन लगाई है और यहाँ 1,50,000 उसकी वैल्यू बची है, तो यानी 50,000 का यहाँ पर डेप्रीशिएशन लग गया, यानी मूल्यह्रास हो गया। मूल्यह्रास हो गया तो ये मूल्यह्रास जो होता है ये शामिल शुद्ध वाले में नहीं किया जाता। शुद्ध कैसे बनेगा, हम जब डेप्रीशिएशन को घटाएंगे। तो यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर निवेश की बात करें, अगर आपको यहाँ पर शुद्ध निवेश निकालना है, यहाँ पर क्या करना है आपको, अगर शुद्ध निवेश को निकालना है, शुद्ध निवेश ज्ञात करना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, वहाँ ये देखिए, शुद्ध निवेश को निकालने के लिए आपको यहाँ पर इसको शुद्ध निवेश, ठीक है, निवेश निकालने के लिए यहाँ पर आपको इसमें से शुद्ध निवेश में, यहाँ पर कुल निवेश में से, यहाँ से कुल निवेश जो है, निवेश में से माइनस करना पड़ेगा ये डेप्रीशिएशन। जब आप डेप्रीशिएशन माइनस कर देंगे तो आपका ये शुद्ध निवेश आ जाएगा, ठीक है। सिंपल समझने वाली बात है, बस समझना है आपको कि कुल में से आप यहाँ पर डेप्रीशिएशन माइनस कर देंगे तो आपका शुद्ध निवेश आ जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा ये शुद्ध निवेश हो गया। अब हम आगे बढ़ेंगे, यहाँ पर स्टॉक की बात करते हैं। स्टॉक क्या होता है, अभी हमने कहा स्टॉक का, अभी हमने पूंजीगत स्टॉक की बात की थी, ठीक है, तो लेकिन हमें पता नहीं था स्टॉक क्या होता है, तो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर हम पढ़ेंगे स्टॉक, ये कह रहा है, यहाँ पर आपको याद रखना है। देखिए ये निवल निवेश कैसे निकलता है, यहाँ पर निवल निवेश यानी शुद्ध निवेश निकालने के लिए सकल निवेश में से घिसावट, इसको घिसावट भी कहते हैं, यहाँ पर मूल्यह्रास को माइनस कर देते हैं। मूल्यह्रास जो भी टूट फूट हुई है मशीन की, जो भी अतिरिक्त खर्चा उस पर हुआ है उसको माइनस कर दिया जाएगा, यानी जो उसकी वैल्यू गिरी है, ठीक है, जितनी कीमत गिरी है, तो यहाँ पर ये सकल निवेश कहलाएगा, सकल निवेश हो जाएगा। उसके बाद हमारा स्टॉक की बात करें तो स्टॉक में क्या आ रहा है, स्टॉक में यहाँ पर स्टॉक एक ऐसी मात्रा या चर कह सकते हैं, चर है जो किसी निश्चित समय बिंदु पर मापी जाती है, ठीक है, जैसे कि राष्ट्रीय धन एवं संपत्ति, मुद्रा की पूर्ति आदि। तो मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि स्टॉक क्या है, एक ऐसी मात्रा है, एक ऐसी चर है, ठीक है, यानी स्टॉक एक ऐसा चर है, कैसा चर है, जिसमें कि एक निश्चित समय बिंदु पर मापा जाता है, यानी एक ऐसा चर जिसे निश्चित बिंदु पर मापा जाए उसे हम स्टॉक कहते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं प्रवाह, निश्चित बिंदु पर मापा जाए, इसको मैं अच्छे से एक्सप्लेन करना चाहूँगा, तो चलिए इसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ कैसे ये कहलाएगा। तो यहाँ पर हम चलते हैं नेक्स्ट, हम बताता हूँ मैं आपको कैसे हम इसको बता सकते हैं। तो चलिए हम देखते हैं नेक्स्ट। तो इसको समझाने के लिए यहाँ पर देखते हैं, सबसे पहले जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर ये घर है, ठीक है, ये कमरा है, ठीक है, यहाँ पर ये मान लीजिए फैक्ट्री का कमरा है, ठीक है। अब इसमें क्या है, यहाँ पर मैं क्या बताने वाला हूँ, ये देखिए स्टॉक की बात करेंगे हम। स्टॉक का मतलब क्या है, यहाँ पर एक कमरा है, ठीक है, अब इस कमरे के अंदर हमें सामान रखना है, ठीक है, सामान रखना है। तो यहाँ पर हमने, या मान लीजिए मशीनें रखनी है हमें, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं मशीनें रखनी है, मशीनें, ठीक है। तो इसके अंदर हम क्या करेंगे, मशीनों को रखेंगे। तो यहाँ पर हमने बहुत सारी मशीनें इसके अंदर रख दी, बहुत सारी मतलब बहुत सारी। तो यहाँ पर क्या है, एक निश्चित समय के अंदर, मान लीजिए हमने यहाँ पर 50 मशीनें इसके अंदर रख दी हैं 1 साल के अंदर, 1 ईयर में। तो 1 साल में हमारे पास 50 मशीनें हैं, तो मतलब हमारे पास जो मशीनें हैं 1 साल के अंदर हमारे पास कितनी है, 50 मशीनें हैं। तो ये हमारे पास क्या है, मशीनें हैं। तो यहाँ पर मशीनें, ये क्या कहेंगे हम, ये मशीनें हैं, और ये क्या है, हमारी स्टॉक है, स्टॉक, ये क्या कहलाएंगी, हमारी ये स्टॉक कहलाएंगी। तो ये क्या होगा, एक साल में हमारे पास यहाँ पर कितनी है, यहाँ पर 50 मशीनें हैं। तो जब ये 2 साल के बाद हमारे पास यहाँ पर मान लीजिए 2 साल के बाद 70 मशीन आ जाती हैं,
70 हो जाती है, यानी 20 मशीनें हमारी और एक्स्ट्रा हो जाती हैं। इसका मतलब ये हो गया कि ये 70 मशीनें हो गई, 20 मशीनें बढ़ गई हैं। तो यहाँ पर हमारा स्टॉक क्या हो गया, हमारा यहाँ पर ये हो गया स्टॉक, यानी स्टॉक हमारा है 70 मशीनें, कि हमारे पास कितना सामान उपलब्ध है। ठीक है, स्टॉक क्या होता है, हमारा सामान होता है कि एक निश्चित बिंदु पर, निश्चित समय बिंदु पर कितना है। तो यहाँ पर 2 साल के अंदर हमारे पास यहाँ पर इतना सामान है, 70 मशीनें आ गई हैं। ठीक है, तो एक निश्चित समय बिंदु पर हमारे पास कितना सामान उपलब्ध है, वो हमारा स्टॉक है। ठीक है, तो ये है। तो यहाँ पर हमने इतना बढ़ा दिया था, 20 हमारा जो है बढ़ गई, 20 मशीनें बढ़ गई हैं। तो यहाँ पर 2 साल के अंदर हमारे पास यहाँ पर 70 है और यहाँ पर 50 है। तो इस तरह से जो है समय के आधार पर जो है हमारे पास सामान कितना है। ठीक है, अब मैं एक और एग्जांपल देता हूँ, जैसे कि यहाँ पर ये लड़का है। ठीक है, यहाँ पर ये लड़का है, इसके पास जो है, इसके पास जनवरी के महीने में, यहाँ पर जो है जनवरी के महीने में क्या है, मशीनें हैं। इसके पास जो है मशीनें नहीं है, इसके पास कपड़े हैं, कपड़े। तो इसके पास जो है यहाँ पर इसके पास 10 शर्ट है। मान लीजिए जनवरी में 10 शर्ट हैं। ठीक है, 10 शर्ट इसके पास है पहनने के लिए। लेकिन क्या होता है कि जब यहाँ पर फरवरी आती है, मतलब फरवरी आती है अगले महीने, यहाँ पर फरवरी आती है, फरवरी का महीना आता है, तो उससे क्या होता है, फरवरी में जो है इसकी 2 शर्ट खो जाती हैं। 2 शर्ट खोने पे क्या होता है कि यहाँ पर इसके पास कितनी बची हैं, 8 शर्ट बची हैं। अब 8 शर्ट जब बची हुई हैं तो यहाँ पर इसके पास जो है स्टॉक कितना है, 8 है। तो ये एक घर का एग्जाम्पल है। स्टॉक कितना हो गया, 8 शर्ट का स्टॉक है। तो वहीं एक ये क्या हो सकता था, विक्रेता भी हो सकता था, यानी शर्ट बेचने वाला भी हो सकता था। तो यहाँ पर इस तरह से जो है जितना आपके पास सामान उपलब्ध है वो आपका क्या है, स्टॉक है। और किस समय बिंदु पर है, यानी क्या है, आपके पास समय भी देखना है कि किस समय पर आपके पास उपलब्ध है। ठीक है, तब उसे स्टॉक कहेंगे। नेक्स्ट हमारा आ जाता है, यहाँ पर प्रवाह की बात करते हैं। प्रवाह एक ऐसी मात्रा है या चर है जिसे समय अवधि में मापा जाता है, जैसे राष्ट्रीय आय और निवेश आदि। तो यानी ये भी क्या है, स्टॉक भी हमारा क्या है, एक चर है, और प्रवाह भी हमारा एक चर है, यानी दोनों ही चर है। लेकिन अंतर क्या है, फ़र्क क्या है। ठीक है, हम ये दोनों ही चर हैं, तो इस मतलब एक कुछ तो अंतर होगा, इसमें थोड़ा बहुत तो फ़र्क होगा। तो हम फ़र्क को देखते हैं, क्या फ़र्क है कि इसे जो है एक समय अवधि में मापा जा सकता है, इसे एक निश्चित समय बिंदु पर मापा जा सकता है। कि मान लीजिए हम यहाँ पर निश्चित समय बिंदु पर मापा जाता है, मतलब मान लीजिए 2010। ठीक है, यहाँ पर 2010 में हमारे पास, मान लीजिए कंपनी के पास जो है 10 गाड़ियाँ थी। ठीक है, 10 गाड़ियाँ थी, तो मतलब 2010 में जो है स्टॉक कितना था, 10 गाड़ियों का स्टॉक था। लेकिन वहीं 2016 में वो स्टॉक हो गया आपका जो है, यहाँ पर इसके पास 30 गाड़ियाँ आ गई। तो स्टॉक में वृद्धि हुई। तो एक समय बिंदु है, 2010 में यहाँ पर जो है 10 गाड़ियाँ थी और 2016 में जो है 30 गाड़ियाँ हैं। तो यहाँ पर एक समय बिंदु पर जो है जब हम मापेंगे तो ये स्टॉक कहलाएगा। और प्रवाह की बात करें तो ये समय अवधि में मापेंगे, कि मान लीजिए समय अवधि में मापेंगे। तो समय अवधि का मतलब क्या है कि एक समय अवधि, जैसे कि मान लीजिए इसको कैसे हम मापेंगे, देखिए मान लीजिए 2000 यहाँ पर 10 से लेकर के 2016 तक कितनी वृद्धि हुई, प्रवाह कितना हुआ। यहाँ पर 10 था और 30 हो गया, मतलब हमारा 20 जो गाड़ियाँ हैं, कितनी गाड़ियाँ हैं, 20 गाड़ियाँ हैं, बढ़ गई हैं। तो प्रवाह कितना हुआ है, 20 का हुआ है। ऐसे ही राष्ट्रीय आय की बात करें कि 2010 में राष्ट्रीय आय कितनी थी, मान लीजिए इतना करोड़ थी, 10 करोड़, उसके बाद ये है 30। तो ये इतनी नहीं होती है, लेकिन मैं एग्जांपल के लिए आपको समझा रहा हूँ। ठीक है, तो कुछ भी हो सकती है, तो यहाँ पर एग्जांपल के लिए आपको बता रहा हूँ। तो यहाँ पर इस तरह से ये इतनी है और ये इतनी है, तो इसके बीच में जो अंतर आया है एक समय अवधि में, वही आपका प्रवाह है कि कितना प्रवाह हुआ है। और निवेश की बात करें, निवेश भी होता है इसी तरह से। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे, आगे बढ़ते हैं कि आय के चक्रीय प्रवाह। आय के चक्रीय प्रवाह क्या होते हैं, अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों के बीच
वस्तुओं एवं साधन सेवाओं तथा मौद्रिक आय के सतत प्रवाह को आय का चक्रीय प्रवाह कहते हैं। तो मतलब ये क्या कहना चाह रहा है, अर्थव्यवस्था के यानी जो अर्थव्यवस्था है विभिन्न क्षेत्र होते हैं, जैसे प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र ये होता है, ठीक है, सेवा क्षेत्र होता है। तो इस तरह के जो अलग अलग क्षेत्र होते हैं यानी उनके बीच में जो है, जैसे फर्म हो गई, परिवार हो गया, तो ये अलग अलग क्षेत्र हैं। तो आय के अलग अलग क्षेत्र हो गए। तो यहाँ पर क्या है कि वस्तु एवं सेवाओं का, साधन सेवाओं का तथा मौद्रिक आय का सतत प्रवाह आय का मतलब चक्रीय प्रवाह कहलाता है। मतलब यहाँ पर ये होता है कि आय कहाँ से कहाँ जाती है, जैसे फर्म से परिवार के पास जाती है, परिवार से आय फिर फर्म के पास आती है। तो इस तरह से क्या है, एक चक्रीय प्रवाह होता है, आय घूमती रहती है, ठीक है, तो उसे आय का चक्रीय प्रवाह कहते हैं। इसकी प्राकृतिक चक्रीय होती है क्योंकि ना तो इसका जो है कोई आरंभिक बिंदु होता है और ना ही कोई अंतिम बिंदु होता है। तो मतलब एक चक्र में घूमती रहती है, इसका कोई भी बिंदु नहीं होता है, ठीक है, ये ख़त्म भी नहीं होती है। बस आय आपने देखा होगा कि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति जाती है, ऐसे चली जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर दो चीज़ें होती हैं, एक होती है फर्म और एक होती है यहाँ पर परिवार। तो फर्म से परिवार कैसे जाएगा, यहाँ पर परिवार क्या है, फर्म के लिए काम करते हैं, परिवार जो है फर्म में उत्पादन के लिए काम करते हैं, उसके बदले में फर्म उन्हें पैसा देती है। जब परिवार को पैसा मिलता है, उपभोक्ताओं को पैसा मिलता है, तो वो वस्तुएं फर्म जो बनाती है वो खरीदती है, जिससे कि पैसा जो है परिवार से फर्म की ओर दोबारा चला जाता है। तो इस तरह से ये जो है प्रवाह चलता रहता है, इसे आय का चक्रीय प्रवाह कहते हैं। आई होप आपको ये क्लियर हो गया। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं, वास्तविक प्रवाह क्या होता है वो हम देखते हैं। वास्तविक प्रवाह उत्पादित सेवाओं तथा वस्तुओं के साधन सेवाओं का प्रवाह दर्शाता है। मतलब वास्तविक प्रवाह क्या होगा कि जब हम साधन सेवाओं की बात करेंगे, सेवाओं यानी उत्पादित सेवाओं तथा वस्तुओं और साधन सेवाओं का प्रभाव होता है। तो यहाँ पर क्या होता है, जो वस्तु उत्पादित की गई है और यहाँ पर जो है उत्पादित वस्तु की सेवाओं और यानी वस्तुओं और साथ में साधन सेवाओं। चलिए मैं इसको बताता हूँ, यहाँ पर मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। चलिए समझाता हूँ। सबसे पहले हमें क्या करना है, यहाँ पर देखिए, जैसे मान लीजिए यहाँ पर दो चीज़ें हैं, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर साधन सेवाओं की बात कर रहे हैं। तो साधन सेवाएं देखते हैं, साधन सेवाएं, ठीक है, सेवाएं, तो साधन सेवाएं ये है हमारी साधन सेवाएं। अब ये क्या होती है साधन सेवाएं, मतलब ये इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई व्यक्ति है और वो काम करता है तो साधन सेवाएं वो हो गई पूंजी, श्रम, यानी जो पूंजी होगी, श्रम होगा, भूमि होगी। तो ये क्या है आपके जो है साधन सेवाएं हैं कि आप साधन दे रहे हैं, सेवा दे रहे हैं, ठीक है। उत्पादन के लिए आप क्या कर रहे हैं, भूमि दे रहे हैं, भूमि, ठीक है। उत्पादन के लिए आप क्या करते हैं, भूमि देते हैं, ठीक है। श्रम लगता है, श्रम, यहाँ पर श्रम भी लगता है, श्रम, ठीक है, श्रम लगता है। और यहाँ पर क्या लगता है, पूंजी लगती है, पैसा लगता है। तो ये सारे साधन सेवाएं हैं। इनके बदले में क्या होता है, जब हम फर्म को ये सारी सेवाएं देते हैं तो उसके बदले में फर्म हमें वस्तुएं देती है। तो इस तरह से जब ये प्रवाह होता है साधन सेवाओं का जाना फर्म के पास और फर्म से वस्तुओं और सेवाओं का उपभोक्ता को फायदा मिलना, तो इस तरह से ये जो चक्र चलता है इसे हम कहते हैं यहाँ पर वास्तविक प्रवाह, ठीक है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, हमारा जो प्रवाह है मौद्रिक प्रवाह। अब सीधी सी बात है, मौद्रिक प्रवाह उपभोग, व्यय और साधन भुगतान के प्रवाह को दर्शाता है। मौद्रिक प्रवाह क्या करेगा, उपभोग व्यय कि कोई उपभोक्ता है, ठीक है, वो वस्तुएं खरीद रहा है और खरीदने के बाद यहाँ पर साधन भुगतान के प्रवाह को दर्शाता है। मतलब कि ये जो है आय की बात कर रहे हैं यहाँ पर। जैसे कि मान लीजिए मैंने अभी आपको बताया, क्या चीज़ बताई, यहाँ पर मान लीजिए एक फर्म है, ठीक है, यहाँ पर ये परिवार है। अब यहाँ पर ये फर्म है, ये क्या है, फर्म, ठीक है, ये है परिवार। अब यहाँ पर फर्म और परिवार की बात कर रहे हैं। तो फर्म यहाँ पर सबसे पहले क्या है, उपभोग व्यय। यहाँ पर क्या है कि परिवार में क्या है, उपभोक्ता हैं, लोग वस्तुएं खरीदते हैं। तो यहाँ पर क्या करेंगे कि ये लोग यहाँ से फर्म के पास जाएंगे वस्तुएं खरीदने के लिए, क्योंकि फर्म ने क्या किया है, वस्तुएं बनाई हैं, ठीक है।
और उसके बदले में ये वस्तु खरीदेंगे। तो यहाँ पर क्या है कि मौद्रिक प्रवाह उपभोग व्यय, जब ये खरीदेंगे तो उन्हें जो है पैसा कहाँ जाएगा, परिवार से फर्म के पास जाएगा। वस्तुएं खरीदेंगे, ठीक है, तो उसके बदले में परिवार फर्म को भुगतान करेगा, यानी उपभोग पर व्यय करेगा, खर्च करेगा। उसके बाद जब ये साधन भुगतान का मतलब है कि फर्म के लिए काम करेगा, परिवार के व्यक्ति काम करेंगे, श्रम देंगे, पूंजी देंगे, ठीक है, भूमि देंगे। तो ये सारी चीज़ें श्रम जो लगेगा, यानी जो साधन भुगतान है उसके बदले में फर्म क्या करती है, पैसा देती है। यानी परिवार के लोग यहाँ पर काम करने जाएंगे तो उसके बदले में उसे पैसा मिलेगा। तो पैसा मिलेगा तो फिर उसके बाद वो घर लेके जाएगा, मतलब फर्म से पैसा कहाँ गया, परिवार के पास। तो यही चीज़ होती है, जब परिवार से पैसा फर्म के पास जाता है, यानी फर्म से परिवार के पास, परिवार से फर्म के पास, ये जब पैसे का प्रवाह होता है तब उसे हम मौद्रिक प्रवाह कहते हैं। तो आई होप ये क्लियर हो गया। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। क्या है ये हमारा आर्थिक सीमा। आर्थिक सीमा क्या है, यह सरकार द्वारा प्रकाशित और वह भौगोलिक सीमा है। ठीक है, कैसी सीमा है, भौगोलिक और प्रकाशित सीमा है, जिसमें व्यक्ति जो है वस्तु व पूंजी का स्वतंत्र प्रवाह होता है। अब आर्थिक सीमा का मतलब हो गया एक सरकार की प्रकाशित सीमा है कि जो सरकार प्रकाशित कर देते हैं, या भौगोलिक सीमा हम कह सकते हैं उसको, जिसमें कि जिसमें एक वस्तु या वस्तु व पूंजी का स्वतंत्र प्रवाह होता है, जिसमें कि एक कोई वस्तु हो या पूंजी हो स्वतंत्र रूप से प्रवाहित हो सकती है, ठीक है, इधर से उधर जा सकती है। मतलब इसको समझने के लिए मैं बताता हूँ कैसे। जैसे कि मान लीजिए ये देश है भारत, मतलब इस तरह से कोई देश है, ठीक है, देश है, तो यहाँ पर सरकार ने यहाँ पर वस्तु के लिए ये सीमा जो है, आर्थिक सीमा जो है यहाँ पर तय कर दी है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ, वस्तु और पूंजी का स्वतंत्र प्रवाह। अब यहाँ पर इसके अंदर प्रवाह होगा, वस्तु यहाँ से कोई भी खरीद सकता है, ठीक है, कोई भी बेच सकता है, ठीक है, उससे क्या होगा, पैसा, अगर कोई व्यक्ति खरीदेगा वस्तु को तो क्या होगा, यहाँ मान लीजिए अगर ये व्यक्ति है, ये व्यक्ति इस व्यक्ति को कुछ वस्तु खरीदता है, मतलब बेचता है, तो इसके बदले में क्या होगा, यहाँ पर इस वस्तु को, यानी ये व्यक्ति कुछ वस्तु खरीदेगा, उसके बदले में इसको पैसे देगा। तो इससे क्या होगा, वस्तुओं और पैसों का जो प्रवाह होता है एक सीमा के अंदर, तब उसे आर्थिक सीमा कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर आर्थिक सीमा है, ये हमारी सीमा है जिसके अंदर जो वस्तु और यहाँ पर जो है स्वतंत्र रूप से प्रवाह होता रहता है वस्तुओं का और पूंजी का। ठीक है, उसके बाद आता है आर्थिक सीमा क्षेत्र। आर्थिक सीमा क्षेत्र क्या होता है, राजनीतिक, समुद्री, यहाँ पर समुद्री व हवाई सीमा क्षेत्र हो सकता है। तो वहाँ पर वस्तुओं का आदान प्रदान होता है, जिसके बदले पैसा, कोई पैसा देता है, उसके बदले में वस्तु बेचता है, तो इस तरह से आदान प्रदान होता है। उसके बाद विदेश में स्थित दूतावास, वाणिज्य दूतावास और सैनिक प्रतिष्ठान, राजकीय भवन आदि। ठीक है, जहाज तथा वायुयान जो दो देशों के बीच आपसी सहमति यानी चलाए जाते हैं, तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें हो जाएंगी। उसके बाद मछली पकड़ने की नौकाएं, तेल, गैस यानी गैस निकलने वाले यान या तैरने वाले प्लेटफॉर्म जो देशवासियों द्वारा चलाए जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमारी आर्थिक सीमा क्षेत्र के अंतर्गत आती हैं। नेक्स्ट बात करते हैं हम सामान्य निवासी की। सामान्य निवासी की बात करें तो देखिए, सामान्य निवासी क्या होता है, किसी देश का सामान्य निवासी उस व्यक्ति अथवा संस्था को माना जाता है जिसके मतलब आर्थिक हित जिसका आर्थिक हित होता है उसी देश में, जो है देश में आर्थिक हित सीमा के जो है सीमा होती है देश की, उसी के अंदर जो है केंद्रित होता है, जिसमें वह सामान्यतः 1 वर्ष से रहता है। तो ये कहना क्या चाहता है, ये कहना चाह रहा है यहाँ पर कि जो 1 वर्ष है, मान लीजिए यहाँ पर कोई देश है, इस तरह से कोई देश है, ठीक है, अब ये देश है हमारा, यहाँ पर कोई देश है, तो इस देश के अंदर यदि कोई व्यक्ति रहता है, यहाँ पर क्या है, सामान्य निवासी की बात कर रहे हैं, तो सामान्य निवासी क्या होता है, एक देश का सामान्य निवासी उस व्यक्ति अथवा संस्था को माना जाता है, यानी एक व्यक्ति हो सकता है या कोई संस्था भी हो सकती है। ठीक है, एक देश का सामान्य निवासी क्या होता है, वो व्यक्ति होता है या संस्था होती है जिसके आर्थिक हित, यानी जिसका जो आर्थिक हित है देश में, आर्थिक हित सीमा के अंदर जो है, इसका सीमा है जो
इसके अंदर आर्थिक हित केंद्रित होगा। मतलब इसकी कमाई का जरिया, ये व्यक्ति है, इसकी कमाई का जरिया जो भी है इस देश की सीमा के अंदर ही होगा, ठीक है, केंद्रित होगा, और वह सामान्य और उसको 1 वर्ष से ज़्यादा हो जाना चाहिए, 1 वर्ष तक रहना चाहिए। मतलब अगर कोई व्यक्ति किसी देश के अंदर 1 वर्ष तक रहता है, ठीक है, और वहाँ पर उसी देश के अंदर जो है अपनी जीविका चलाने के लिए कुछ ना कुछ काम करता है, यानी खाने पीने के लिए केवल वो उस देश पर निर्भर है, ठीक है, तो वो और उस सीमा देश के अंदर रहता है, तो मतलब वो उस स्थिति में वो सामान्य निवासी है, उस देश का सामान्य निवासी कहेंगे। वो 1 वर्ष तक रहना चाहिए। उसके बाद उसका हित जो है, मतलब जो हित है, आर्थिक हित है, वो जो है देश में ही केंद्रित होना चाहिए। नेक्स्ट है उत्पादन का मूल्य। उत्पादन का मूल्य मतलब एक उत्पादन इकाई द्वारा 1 लेखा वर्ष में उत्पादित सभी वस्तु और सेवाओं का बाजार मूल्य जो होता है उत्पादन का मूल्य कहलाता है, ठीक है। मतलब कह रहा है कि एक उत्पादन इकाई द्वारा, कि एक उत्पादन इकाई है मतलब एक फर्म है कोई जो है जिसने उत्पादन किया है 1 लेखा वर्ष में, 1 साल के अंदर उसने उत्पादन किया है, ठीक है, सभी वस्तु और सेवाएं बनाई हैं, उत्पादन किया है, उसके बाद बाजार, और उसके बाद जो उसका बाजार मूल्य होगा, जो उसने बाजार मूल्य जो भी निर्धारित किया होगा वही उत्पादन का मूल्य कहलाता है। मतलब कोई फर्म आती है, जैसे कि आपको बताऊं मैं यहाँ पर, जैसे कि कोई फर्म है, ठीक है, मान लीजिए कोई भी फर्म है, इस तरह से कोई भी फर्म है, तो यहाँ पर ये क्या करेगी, वस्तुओं को बनाएगी, वस्तुओं का उत्पादन करेगी, वस्तुओं को उत्पादन करके यहाँ पर ये मान लीजिए बाजार है तो बाजार में लेकर आएगी, तो फर्म बाजार में लेकर आएगी, तो वस्तु का जो मूल्य जो है फर्म निर्धारित करेगी, यानी वस्तु का जो मूल्य फर्म निर्धारित करेगी वही मूल्य यहाँ पर उत्पादन का मूल्य कहलाएगा, ठीक है, उत्पादन का क्या कहलाएगा, मूल्य कहलाएगा। नेक्स्ट है उत्पादन का मूल्य निकालने के लिए हम बेची गई इकाइयाँ, कि हमने कितनी इकाइयाँ बेची हैं, उसके बाद बाजार में उसकी कीमत क्या है, स्टॉक में परिवर्तन क्या है, ठीक है, स्टॉक में परिवर्तन मतलब कितना आगे पीछे हो रहा है एक निश्चित बिंदु पर, तो वो हमें लिखना है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पर बाजार कीमत, स्टॉक में परिवर्तन, बेची गई वस्तु, तो यहाँ पर सीधा सा है बाजार कीमत और स्टॉक में परिवर्तन को जोड़ना है, उसके बाद इन दोनों को ले जाके बेची गई इकाइयों से गुणा करना है। उसके बाद हम करते हैं साधन लागत की बात करते हैं। साधन लागत में क्या है हमारा, साधन लागत में क्या रहा है, तो उत्पादन के साधन जैसे कि श्रम पूंजी, यहाँ पर श्रम, भूमि, पूंजी अथवा उद्यम हो गया, द्वारा उत्पादन प्रक्रिया में जो है प्रदान की गई सेवाएं, जो सेवाएं प्रदान की जाती हैं उससे प्राप्त आय मिलती है, ठीक है, उसे साधन आय कहते हैं। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था कि जैसे कि कोई व्यक्ति है, ठीक है, परिवार है, वो फर्म में जाके काम करता है, ठीक है, वो श्रम अपना दे रहा है, ठीक है, श्रम दे रहा है, तो उसके बदले में फर्म क्या करती है, पैसा देती है, आय व्यक्ति को पैसा देगी, तो वो क्या हो गया, वो वाला जो भुगतान करेगी, जो फर्म भुगतान करेगी वो साधन भुगतान कहलाएगा, ठीक है, आय का साधन, यानी आय साधन, यहाँ पर क्या है, साधन आय कहलाएगी, कि मतलब यहाँ पर क्या है, साधन आय कहलाएगी। उत्पादन के साधनों से जब द्वारा जो है प्रक्रिया में जो है प्रदान सेवाओं, यानी यहाँ पर क्या है, साधन आय कहलाएगी। तो जब व्यक्ति ने काम किया फर्म में, काम करने के बाद फर्म ने उस साधन के बदले में भुगतान किया, तो उस साधन का भुगतान किया, ठीक है, व्यक्ति को उसका काम का भुगतान किया, श्रम का भुगतान किया, वो साधन आय कहलाएगी। जैसे कि वेतन, मजदूरी, किराया, ब्याज, ठीक है, तो वो एक व्यक्ति है परिवार का, वो क्या करेगा, वेतन पाएगा, यानी काम करेगा तो वेतन मिलेगा, तो एक साधन का भुगतान फर्म कर रही है। तो यहाँ पर जो भुगतान, जब साधन का भुगतान करेगी, साधन के भुगतान से जब आय प्राप्त होगी तो वो साधन आय कहलाएगी। आई होप दोस्तों ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। यहाँ तक ही काफ़ी इम्पोर्टेंट जो है शब्दावली थी, तो यहाँ पर आपको अगर ये नहीं पता होगा तो आपको बहुत ज़्यादा जो है राष्ट्रीय आय की गणना करने में दिक्कत आएगी। ये जो वीडियो है काफ़ी लंबी बन चुकी है, लेकिन आपके लिए ये सारी चीज़ें क्लियर करना
बहुत ज़रूरी था। और इसके अलावा भी अभी काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में कवर ज़रूर करेंगे। पूरी सारी जो है सारी की सारी चीज़ें कवर कर लेंगे, कुछ भी नहीं छोड़ेंगे, ठीक है, ताकि आपको जब आप क्वेश्चन करें तो आपको सारी चीज़ें पता हो, आपको कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। तो अगर आपको ये चीज़ें अगर पहले से आती हैं तो आप जो है स्किप कर सकते हैं, ठीक है। और अगर आपको पहले से आती है नहीं तो इसको ज़रूर देखिए, क्योंकि काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसके बिना ये चैप्टर नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पर बहुत सारी इंक्लूडेड है, तो मैं यूनिट वाइज करा रहा हूँ। तो आपको ये जो है आपको बस ये याद रखना है, राष्ट्रीय आय के लिए, राष्ट्रीय आय निकालने के लिए जो जो ज़रूरी है आपको मैं सारी चीज़ें कंप्लीट करा रहा हूँ। तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा लें ताकि आपको सारी की सारी वीडियोस मिलती रहें। तो चलिए हम मिलते हैं आपको ऐसे ही किसी और वीडियो में।